Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. And we were talking about weddings because ये कोई दिसंबर जब आता है ना तो all across, बल्कि not just पाकिस्तान, मुझे लगता है कि बड़ी दुनिया में शादियों का एक जो मौसम है वो शुरू हो जाता है. At least in this region, subcontinent में क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो इसलिए लोग शादी भी ज़्यादा करते हैं. शादियाँ तो खैर हम सारे अटेंड भी कर रहे हैं, किसी ना किसी की तो हो ही रही होती है आजकल. फिर एक सेलिब्रिटी वेडिंग भी रिसेंटली हुई अक्रॉस द बॉर्डर जो कि इतना तजस्सुस था और इसके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा था, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो गया था. लेकिन बिलाखिर कैटरीना और विकी कौशल की शादी की तस्वीर उन्होंने खुद ही अपलोड कर दी. एक्चुअली वेरी गुड बिकॉज सुनने में ये आ रहा था कि इन्होंने एक बेच दी है ऑब्वियसली एक साइन की पिक्चर राइट्स एंड मूवी राइट्स एंड व्हाटएवर फॉर a lot of money. 80 करोड़ इंडियन रुपीस की बात हो रही थी. मूवी राइट्स बेचे इन्होंने शायद किसी कंपनी को. हाँ, इसी किस्म की कोई बात नहीं. खैर इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे खुद ही अपनी तस्वीरें जो थी वो शेयर की विद अ वेरी नाइस कैप्शन एज वेल. एंड आई थिंक दे लुक स्टनिंग एंड हैप्पी लाइक मोस्ट मैं कहती हूँ जिनकी शादी हो रही होती है, नॉट जस्ट इंडियन ब्राइड्स. अच्छा, वैसे कैटरीना आपको कैसी लगी? मुझे लग रहा था ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी के सीन से ही निकल के आके रियल लाइफ ब्राइड बन गई है. ये तो वो चीज़ें हैं कि अब जो एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी इतने रोल्स प्ले कर चुके हैं वो वही लगेंगे. बट दे लुक सो हैप्पी, सो दैट्स दे लुक्ड हैप्पी, दे लुक्ड वेरी मच इन लव. और अच्छा क्यूट कपल है माशाल्लाह. और वैसे ही सबका इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा था तो हमने सोचा हम भी आपको शुरू में ही तस्वीरें दिखा दें इन केस यू हैव मिस्ड इट. वैसे तो यू मस्ट नॉट हैव मिस्ड इट. अब लेट्स ट्राई टू फोकस बैक ऑन आवर ओन लाइव्स. एंड अ लॉट ऑफ एक्चुअली थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द कंट्री और ऑब्वियसली हम इसीलिए बैठे हैं कि आपको अपडेट करें. अच्छा जी, ग्रीन लाइन का इफ्तिताह आजमाइशी तौर पर इफ्तिताह होने जा रहा है और मेरा ख्याल है कि जो भी आंखें रखते हैं वो देख सकते हैं कि ये मंसूबा पिछले दौरे हुकूमत में ही बनना शुरू हुआ था और इसका बहुत बड़ा हिस्सा उसी दौरे हुकूमत में यानी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी पाया तकमील तक पहुंचा. उसके बाद सर्टनली इसको आगे बढ़ाया गया, इसको कंप्लीट किया गया और 4 साल के अरसे के बाद अब इसको आजमाइशी तौर पर शुरू किया जा रहा है. कल एहसन इकबाल और उनके साथियों ने इसका अलामती इफ्तिताह करने की कोशिश की जिस मौके पर बदमज़गी भी पैदा हुई. अल्टीमेटली ये हुकूमतें हैं और ये पाकिस्तान की हुकूमतें हैं और जो भी बरसरे इख्तिदार आए चाहे वो कोई भी पार्टी हो उसका काम आवाम की खिदमत करना होता है. लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग कब इतने पॉलिटिकली मैच्योर होंगे. अच्छा जी, हमें बाय द वे पूरी हम आपको एक बताते भी हैं कि इससे पहले भी क्या क्या हुआ और क्या किसने क्या कहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे. लेकिन साथ ही बता दें कि हमें ज्वाइन कर रहे होंगे अवैस कादिर शाह साहब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सिंध में. लेकिन उससे पहले कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो आपको सुनाना ज़रूरी है. एहसन इकबाल साहब का आप जिक्र कर रहे थे तो उनका भी बड़ी अच्छी तरह उन्होंने याद दिला दिया कि एक्चुअली इस ग्रीन लाइन की शुरुआत हुई कहाँ से थी. पहले आप वो हमने याद है आपको कवर की है कितनी मर्तबा जाके उसी दौरे हुकूमत में. एहसन इकबाल साहब को पहले सुनिए. ये हुकूमत सवाए मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियाँ लगाने के कोई और काम नहीं कर सकती. हमने इसका तकरीबन 90% तक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बावजूद कि सिंध में हमारी हुकूमत नहीं थी, हमने सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके मुकम्मल किया. अगर सिंध में हमारी अपनी हुकूमत होती तो हम लाहौर से भी कम अरसे में इसको आपको मुकम्मल करके दिखा. अच्छा जी, ये तो सारा कुछ हो गया. उसके बाद आपको बताएं कि एहसन इकबाल साहब के इस तनकीद पर वफाकी वजीर असद उमर ने रद्द अमल दिया. प्रोजेक्ट की तकमील में तहरीक इंसाफ हुकूमत का किरदार वाजे करते हुए नून लीग पर तंज के तीर भी चलाए. सुन लें क्या कहा उन्होंने. एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना. अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे. अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया. You know, it doesn't even make sense and it's not even funny. To be honest, ज़ाहिर ट्रैक बिछेगा तो उसके ऊपर बसें आएंगी और उसके ऊपर सिस्टम लगेगा तो दोनों का क्रेडिट है. सर्टनली जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे सॉफ्टवेयर लगाया, इस पे बसें चलाने के लिए कोशिश की, जो अब वो कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है, इसको फिनिशिंग टचेस दिए, वहीं ये मंसूबा अखज़ किया गया और इस पर काम शुरू होकर बड़ी हद तक तकमील तक पहुँचाया गया गुज़श्ता दौरे हुकूमत में. तो
इस वक्त एक बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए दोनों सियासी जमातों को एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन का एक्नॉलेज करना चाहिए था, बजाय इसके कि एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाए जाते हैं। आपको बता दें, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी बीच में आ गई और ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील में वजीर आला सिंध भी अपना रोल किसी तरह एडजस्ट करने में मसरूफ नजर आए। और क्या कहा, ये सुन लें। यस, इन लोगों ने बनाई, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है। 90% काम जो स्ट्रक्चर का था वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब ने 2015 में कहा था कि 1 साल में बन जाएगी। 2018 सितंबर में एक मीटिंग मैंने जो पहली अटेंड की थी, उसमें उन्होंने महीनों की बात की थी कि जी बस हो गया। इसकी भी नुमाइश का जो स्ट्रक्चर है जो सारा, वो मैंने इस कमरे में बैठ के अप्रूव किया है। उसके लिए मैंने 1 अरब रुपया ब्रिज फाइनेंसिंग की है। जो पहला KCR का प्रोजेक्ट था उसमें 1/3 पैसे, 15 में से 6 बिलियन हम दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हुकूमत सिंध को नहीं दी। इनका भी कंट्रीब्यूशन है तो इनको भी मैं तो कहता हूँ साथ मिला लेते। अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के अवाम है, ये कराची के अवाम जिसकी ओनरशिप, जिस शहर की ओनरशिप सब लेना चाहते हैं, जिसमें डेवलपमेंट का क्रेडिट सब लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि एक टग ऑफ वॉर है कि ये क्रेडिट कौन लेगा। जाहिर है सियासी स्टेक्स भी हैं तमाम सियासी जमातों के, लेकिन जब इस तरह के फलाही मंसूबे और जब इतने अरसे बाद कोई मंसूबा मिल ही रहा हो तो उसमें रंग में भंग नहीं डलना चाहिए। बिल्कुल। और आपको पता है कि सूबे में 13 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी का अपना कोई एक भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट अवाम को अब तक नसीब नहीं हुआ। ये हम आपको वैसे ही रिमाइंडर करा रहे हैं। और सूबाई हुकूमत के रंग बिरंगे ट्रांसपोर्ट मंसूबे अब तक सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद हैं। अच्छा, वो वैसे तो शाह साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, लेकिन पहले शाह साहब आपके रिमाइंडर के लिए भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं। ऐलानात जो हो चुके हैं इन द पास्ट। येलो लाइन जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन डाउन फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी, और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। तो 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रा सिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने 1.5 में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी इंशाल्लाह। सारे रंग पूरे हो गए थे। वो बच्चों को जो हम रंग याद करा रहे होते हैं ना, रेड येलो ऑरेंज, तो ये शॉर्ट्स सुनवा के ये बयानात और ऐलानात सुनवा के हम याद करा सकते हैं। और शाह साहब, इसके अलावा आपका एक वादा है जो मैंने अभी नहीं चलाया, वो है इलेक्ट्रिक बसों का, जो कि इस साल के एंड में एक्चुअली शाह साहब आपको दोबारा याद दिलाते हैं, वो तो हो जानी थी। 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक थी वो। तो सर ये सारे मंसूबे जिनका वक्तन फवक्तन बताया जाता रहा, ये चल रहे हैं कराची में कहीं और हमारी प्रॉब्ली आंखों से ओझल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब्दुल्ला, जो बात आपने की, पहले तो मैं आपको उसी वादे की बात बता दूं। शायद आपके जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, कामरान रजी, जो कराची को देखते हैं, उन्होंने ये सारा इवेंट कवर भी किया था। जो 100 बसेस की आप बात करें, एक्चुअली ये हैं 250 डीजल हाइब्रिड बसेस जो लास्ट मंथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है टर्किश कंपनी के साथ और चाइनीज कंपनी के साथ, जिसमें हमें जो डिलीवरी फर्स्ट ट्रेंच की मिलनी है वो जनवरी की 30th तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में फर्स्ट 50 बसेस, एंड देन वो मार्च से पहले पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जिसकी डिटेल कवरेज जियो ने बिल्कुल की थी। एग्रीमेंट साइन हो चुका है, डिलेज जरूर आए हैं लेकिन इट्स एग्रीमेंटेड एंड द प्रोजेक्ट इज ऑन द वे। सर, हम एक्चुअली उम्मीद करते हैं कि प्रोजेक्ट डिलीवर हो और हमारी तमाम दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, लेकिन मसला पता है क्या है शाह साहब, क्योंकि इससे पहले इतने वादे किए गए इसलिए आप डर लगता है। नहीं, इस दफा ये हुआ है, पहले जितने भी मुआहदे हुए वी वर ट्राइंग टू डू इट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या दूसरे जिस तरीके से MOU साइन किए जाते हैं। इस दफा सिंध गवर्नमेंट ने 8 अरब रुपए अपनी प्रोक्योरमेंट के प्रोविंशियल ADB से निकाल के प्रोक्योरमेंट की है। दिस इज कंसीडर्ड एट अपफ्रंट सब्सिडी कि प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट खुद कर रही है। हमारे पास ऑपरेटर टर्किश हैं, चाइनीज मैन्युफैक्चरर है और टर्किश IT प्रोवाइडर है। तो एक कंसोशियम बना के हमने ये फॉरेन जो हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे हमने एग्रीमेंट किया है
तो ये इंशाल्लाह आपके जियो ने भी कवर किया, सारे चैनल्स ने विटनेस किया। इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये 250 बसेस जो हम 7 रूट ऑपरेट कर रहे हैं फर्स्ट फेज में। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द बसेस। कब से चलना शुरू हो जाएगी? क्योंकि मैं आपसे वाकई तारीख लेना चाहता हूं। ये मैं आपको तारीख इसलिए मैं तारीख भी दे सकता हूं और मैं इसमें आपको वो क्लिप्स भी भेज सकता हूं जो वहां जब सारी डिस्कशंस हुई तो उसमें ऑनरेबल काउंसिल जनरल चाइना भी मौजूद थे, टर्किश काउंसिल जनरल भी मौजूद थे और चाइनीज काउंसिल जनरल ने भी खुद उस पर स्टेटमेंट्स दिए कि हमारी भी कोशिश होगी कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से आ रही है ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है और वो भी डिलीवर करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके वो डिलीवरी यहाँ तक हो जाए। तो ये इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक तक फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 50 बसेस हमारे पास आ जाएगी और ये मार्च से पहले दे हैव टू कंप्लीट ऑल द बसेस, 250 बसेस दे हैव टू बी इन कराची। अच्छा शाह साहब, हम इतना पॉइंटेडली आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक पूरी एक फहरिस्त है जो शायद हमने अभी आधी नहीं चलाई ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द पास्ट मेनी इयर्स। लेकिन शाह साहब अभी भी बात करते हुए आपने 3 महीने, आपने जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने ही कह दिया, तो ये अप्रैल मई तक भी शायद बात जा सकती है, ओपन एंडेड रहेगी। बात सुने, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लॉजिस्टिक्स का। ये ग्रीन लाइन की जो 40 बसें आई हैं जो अपने टाइम से कोई 4 महीने एक्सीड कर गई हैं, इनका भी इश्यूज यही आए हुए थे लॉजिस्टिक्स के। अब लॉजिस्टिक्स के इशू की वजह से सिर्फ 15-20 दिन का हम गैप दे रहे हैं, वरना ये जो एग्रीमेंटेड है और जब एक चीज एग्रीमेंट हो जाती है मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ तो दोनों फरीक बाउंड होते हैं उसको पूरा करने में। तो ये ऐसा ना हो कि मैं आपको तारीख फरवरी की दूं और फिर फरवरी में आप और मैं बैठे हैं और आप मुझसे कह रहे हो कि फरवरी की तारीख पूरी नहीं हुई। इसलिए मैंने वो एग्रीमेंटेड डेट्स आपको बताई हैं जिसमें ये बसेस कराची में डिलीवर हो जाएंगी। चले होपफुली शाह साहब ये डिलीवर हो जाएंगी और आपकी जो आपने सेलिब्रेट करेंगे मिलके। सीएम साहब की जो आपने बात की तो ये बिल्कुल मैं बात को इसको सेकंड करूंगा कि ये जो नुमाइश का जो कॉमन कॉरिडोर है इसमें ब्रिज फाइनेंसिंग जो की हुई है वो सिंध गवर्नमेंट की है। सिंध गवर्नमेंट 1 बिलियन रुपीस दे चुकी है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट हम दे भी चुके हैं। साहब इसलिए हम कह रहे हैं कि जिसकी भी कंट्रीब्यूशन है उसका एतराफ करना चाहिए था तमाम सियासी पार्टियों को। बड़ी बात है कि पहले तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब्दुल्ला, मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि जो कल असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी थी। इस स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को 2018 में मैं खुद विजिट कर चुका हूं क्योंकि ये एज प्लान था कि ये स्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये शुरू किया गया और उसमें एमओयू ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। ये उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें आईटी सिस्टम्स और बसेस प्रोवाइडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन इमरान खान साहब इसको सारे मुआहदे से टर्न डाउन कर गए। 2018 की मीटिंग वो मिनटेड मीटिंग है जिनमें उन्होंने कहा कि विद इन 2 to 3 मंथ्स हम ये बसेस भी लाएंगे और सब चीज कर देंगे। इस वक्त अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा था बसेस और सॉफ्टवेयर लाने का वो भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत को एज अ सेवियर आना पड़ा और वो बसें और सिस्टम लेके आए। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आप कहें तो मैं खान साहब की जो स्टेटमेंट है मैं लाइव आप इस वक्त दिखा रहे होंगे, मैं कहता हूं उन्होंने बिल्कुल झूठ कहा है, गलत कहा है। जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया ही नहीं, मैं खुद 2 दफा उसकी विजिट कर आया हूं, मैं खुद लेटर्स लिख चुका हूं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कब करेंगे। और सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी इतना काम बाकी है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये इफ्तिताह किस चीज का कर रहे हैं। सिर्फ 2 स्टेशन इन लोगों ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कल तक इन्होंने प्रिपेयर किए हैं जिसपे ये वजीर आजम साहब को ले जाएंगे, मीडिया सारी टीम्स को ले जाएंगे। कल आपकी बहुत सी मीडिया टीम्स को रोका गया है, बहुत से चैनल्स की मीडिया टीम को, कि वो कवरेज ना करें। इस वक्त आईटी सिस्टम नहीं है, फेयर कलेक्शन सिस्टम नहीं है, सीसीटीवी सिस्टम नहीं है, आपकी बसेस इनलाइन टैक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है। स्टेशंस 3-4 स्टेशंस ऐसे हैं जिस पे सिरे से काम ही नहीं हुआ, जो पिछले 3 साल से जूं का तू पड़े हुए हैं। आपके लिफ्ट एस्केलेटर सिरे से खत्म हो चुके हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इसलिए बात कहता आया हूं, पहले भी मैंने गवर्नर साहब को भी ये मीडिया के थ्रू कहा कि ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है और इसको पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं, मैं कोई पॉलिटिकल तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर यही प्रोजेक्ट आप 3 से 6 महीने बाद इसका प्रॉपरली इसको चला के इसको टेस्ट रन करके और उसके बाद अगर आपने खान साहब से ही आपने रिबन कटिंग सेरेमनी करवानी है तो आप करवा लीजिएगा।
लेकिन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट जरूर करें जिस मकसद के लिए ये बनाया अभी तो 80 आई है बसेस। आपके जहन में क्या है वो जो मुआहिदा जो पहले हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, कितनी बसों का मुआहिदा हुआ था सर? 80 बसेस आप किस चीज पे चलाएंगे? इस ट्रैक पे आपने सब्सिडी भी देनी है। आपके पास, मैंने जिस तरह पहले बताया कि आपके स्टेशंस कंप्लीट नहीं है, आप फिर टिकट कहां से कलेक्ट करेंगे, आप फेयर सिस्टम कैसे जनरेट करेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम आपके पास है ही नहीं। ये पूरा अलाइंड सिस्टम होता है जब सारी शाह साहब बसद एहतराम, आपकी तनकीद जायज हो सकती है, लेकिन इस तनकीद में वजन तब आएगा जब आप लोगों ने भी ट्रांसपोर्ट के ज़मीन में कुछ डिलीवर किया होता शहरियों को, और यही तनकीद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है कि भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया। मैं खुल के बात करूंगा, यहाँ इस सूबे में काम करना इतना मुश्किल है अफसरान के लिए भी कि जो अफसरान काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको रात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से एक ऑर्डर निकलता है और इनको सूबे से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अफसरान डिलीवर करते हैं, काम करके दिखाते हैं, वो नैब के चक्कर काट रहे होते हैं, कॉल अप नोटिस आ रहे होते हैं। मुझे आप ये बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो अभी केस में जाते हैं इस्लामाबाद, नैब कोर्ट की जो हेयरिंग लेते हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट है? वो थरकोल का वो प्रोजेक्ट है जो पहले दिन जब स्टार्ट हुआ तो पहले दिन से उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। वाहिद प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का जिसने पहले दिन से प्रॉफिट देना शुरू किया, उसमें भी वो केस। तो ये सारा कुछ आपके ख्याल में क्यों होता है? क्योंकि सारे लोग सियासी तौर पर कराची को कैश कराना चाहते हैं, इसीलिए होता है। यही पॉलिटिकल विजन है इस वक्त जो हमारे बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट में, अरस्तू बैठे हुए हैं, जिसने कल इतना बड़ा झूठ बोला कि वजीर ट्रांसपोर्ट मुझे बता दें कि उन्होंने ऑरेंज लाइन की कब पेमेंट दी है। मेरा ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं उनको बार बार मीटिंग्स में कह चुका हूं कि ये हमसे आप ले लें प्रोजेक्ट, क्योंकि ये भी मुआहिदा हुआ था। मैं उनको पहली इंस्टॉलमेंट भी अपनी बसेस की दे चुका हूं, ऑरेंज लाइन की बसेस और आईटी सिस्टम्स की 500 एंड अप्रोक्सीमेटली 505 मिलियन रुपीस मैं उनको डिलीवर कर पेमेंट कर चुका हूं। लेकिन कल उन्होंने मीडिया के सामने ये झूठ बोला कि वजीर ट्रांसपोर्ट मेरे साथ खड़े हो जाएं, और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहूंगा। अच्छा, आज वजीर आला सिंध मधु हैं इस तकरीब में या जाएंगे? मेरे ख्याल से तो अगर इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, उनके मातहत बहुत सी एजेंसीज भी हैं, अगर वो होश के नाखून लेंगे तो शायद आज यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि ये वही केसीआर वाला ड्रामा करवाने जा रहे हैं वजीर आजम साहब से कि केसीआर के फ्लाईओवर और अंडरपासेस का इफ्तिताह करवाने के बाद ये मशहूर कर दिया कि इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। ना उसका कोई सर है, ना उसके कोई पैर है, कुछ भी नहीं है केसीआर का। ये वही लोग हैं, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सी पैक से इस केसीआर के प्रोजेक्ट को, मैच्योर प्रोजेक्ट को निकलवा दिया ताकि ML1 को टेकअप किया जाए, कराची का प्रोजेक्ट निकाला जाए, जब सिर्फ उसकी सॉवरेन गारंटी देनी थी। वो प्रोजेक्ट आज वैसे आप लोगों का प्रोटेस्ट भी महंगाई के खिलाफ, लेकिन वजीर आजम भी यहाँ होंगे। बताइए कि वजीर आला सिंध जाएंगे आज इस इफ्तिताही तकरीब में, क्या उनको मदऊ किया गया है? मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है कि वजीर आजम, क्या आपको बुलाया, इन्विटेशन आया सर आपके पास? आया कोई इन्विटेशन? मेरे पास कल रात को एक कॉल आई है, ये है एटिकेट्स के, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो उसे उन्हें बुलाया जाता है, कार्ड दिया जाता है। कल एक फोन कॉल मेरे पास आया है और देखिए उस फोन कॉल में अब क्या मैसेज है। मैंने रिसीव किया, उनको कहा सर हम आपको इनवाइट करते हैं। मैंने कहा आप मुझे बता दें, टाइमिंग्स तो बता दें, वेन्यू तो बता दें, लेकिन कुछ बताया अभी तक नहीं गया। साहब यानी बेसिकली आप ये कह रहे हैं आपको ऑफिशियल इनविटेशन कोई नहीं आई? मेरे पास को देखिए ऑफिशियल इनविटेशन, अगर वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे होते तो शायद ऑफिशियल इनविटेशन आती। मेरा ये अंदाजा है कि वजीर आजम साहब इनके झूठ को जान चुके हैं। ये असद उमर साहब और अली जैदी और ये जो गवर्नर इस्माइल साहब हैं हमारे, ये यहाँ खड़े होकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब शायद उनको पता चल चुका है, शायद मुझे लगता है कि आज वो नहीं आएंगे। और इन्हीं को देखिए, ये कहाँ का टेक्निक है, ये कहाँ का तरीका है कि ट्रायल का कोई इनॉग्रेट करता है। अच्छा शाह साहब, लास्टली दयानतदारी के साथ, अपने दिल पे हाथ, सिद्के दिल से आप बताइए, आप इस मंसूबे का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के तौर पर जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने बता दी, मुस्लिम लीग नून या PTI या पीपल्स पार्टी, आप बताएं इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरी पार्टी का विजन इन सबसे डिफरेंट है। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी पार्टी हो, हमारे कितने भी जाती इख्तलाफात हो, पब्लिक सर्विस का कोई भी प्रोजेक्ट अगर फेडरल गवर्नमेंट को यहाँ करेगी या किसी भी पार्टी के दौर का होगा तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ भी खड़े होंगे, कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे जिस तरह दूसरे प्रोविंसेस में की जाती है। ये क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ साहब को, जिसने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया,
अगर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का मुआहदा था उस एग्रीमेंट पे चलते तो ये बसें 1 से 1.5 साल पहले चल चुकी होती, आईटी सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका होता। आपकी अगर टीम मेरे साथ चले तो मैं दिखा सकता हूं अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट होने में 3 से 5 महीने और लगेंगे। ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ को कि उन्होंने ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे पीटीआई सीरियस होती और पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट करना चाह रही होती तो उनकी सीरियसनेस इस तरह ये सिर्फ जबानी कलामी ना होती, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी वो कुछ करके दिखाते कि उन्होंने ग्राउंड पे कुछ किया है। पेशावर पीआरटी पार्ट 2 ना बनाए इसको। शाह साहब एक दफा फिर आपको पक्का यकीन है कि आज वजीर आजम नहीं आएंगे? देखें, मैं तो ये कहूंगा कि असद उमर के कहने पे अगर वजीर आजम आते हैं तो फिर उनकी अकल का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर इलेक्ट्रिक बसेस इन ऑरेंज लाइन, क्योंकि हम आपसे फिर फरवरी मार्च में दोबारा जरा टच करेंगे आपको और पूछेंगे कि क्या बना उनका, क्योंकि हम तो तंग करते रहेंगे। अब होता ये है कि जब हम ये सारी बातें कर लेते हैं ना तो एक तो वादा, एक और नया वादा आ जाता है। तो अभी इन्होंने और भी हमें एक और डेट दे दी, तो या तो ये बसें और ये सारे मंसूबे जो हैं ये बन जाएंगे या फिर हमें और कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो एक टोटल एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो हमने बताया भी। वादे क्यों हैं कि जी इस महीने, अगले महीने, साल के एंड में, तो हमारे लिए तो कंटेंट बढ़ता ही रहेगा। हमने इसलिए भी इनसे पूछा कि तनकीद जायज हो सकती है, लेकिन तनकीद करने वाले की अपनी कारकर्दगी भी तो देखनी चाहिए ना। सो अगर आपकी अपनी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, पर्टिकुलरली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़मीन पे तो सिफर है, तो फिर आप किस मुंह से तनकीद करेंगे। लेकिन शाह साहब ये कह रहे हैं, जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध के, कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, यहाँ जो अफसर काम करने की कोशिश करता है उसका या तो तबादला हो जाता है या वो नैप के चक्कर काटता रहता है। सो वही कराची एक, जिसे कहते हैं ना, क्या है वो, बस ऐसे करते हैं, इसको जूल इन द क्राउन है जिसपे सब अपना हक जमाना चाहते हैं। तो व्हाट आर योर थॉट्स आप ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी जो एक क्रिटिसिज्म होती है, आपकी जो राय होती है, वो एक्चुअली हमें लगता है कि वो ट्रू राय है। सब छोड़ें, कराची वराची की मसरूफ जिंदगी से जरा, कराची की मसरूफ जिंदगी से जरा बाहर निकलते हैं, हसल बसल से, शहर की हसल बसल से। जो इस वक्त पाकिस्तान का मौसम हुआ है ना, खासतौर पे अप नॉर्थ, वो ऐसा खूबसूरत है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं और एक्चुअली विटनेस कर रहे हैं, तो यू आर वेरी लकी। और जो नहीं कर रहे हैं, सर्दी में कोई, तो क्यों, व्हाट डू यू मीन, मतलब सर्दी में कोई बंदा सनड्रेस में तो नहीं पहुंच जाता ना, कोई शौक नहीं है टायरों के ऊपर चेने बांध के। तो आपका ये शौक है कि ऐसी जगह बैठ के मतलब आप टीवी पे देखना चाहते हैं? बिल्कुल, और इसीलिए हमने जो मेरे जैसा शौक रखते हैं उनके लिए हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। चलिए फिर हम आज आपको सवात की सैर कराते हैं। वादिये सवात को सर्द मौसम ने अपनी लपेट में ले लिया है। इट इज लुकिंग स्टनिंग। और फिर मौसम जब बदलता है ना तो फिर एक्टिविटीज भी बदल जाती हैं, तो हर चीज आपको एनीथिंग दैट कीप्स यू वार्म, गिव्स यू अ सेंस ऑफ वार्मथ। ये कौन सा, ये हलवा है ना कोई? तो ये वहाँ के कुछ खाने पीने, पूरियां तली जा रही हैं, चपली कबाब बन रहे हैं और बहुत से लजीज खाने तैयार हो रहे हैं। जरा बड़ी स्क्रीन दिखाएं ना। हाँ, अब नजर आएगा साथ। ये ठीक है। चपली कबाब, और चपली कबाब के ऊपर एक टमाटर जो सेट हुआ होता है ना, जो सेट, वो उस टमाटर पे लड़ाई भी हो सकती है। वो जो टमाटर की कीमा बन रहा है चपली कबाब का, मतलब आप जरा देखें कि ये कितना कीमा है, विच मींस कि ये होटल जो है ये कितना चलता है। जो मोटा कीमा पिसा हुआ होता है ना, एज़ इन जो बिल्कुल कुटा हुआ सा कीमा होता है, उससे तैयार किया जाता है। और वरना बारीक कीमा नहीं होना चाहिए चपली कबाब के लिए, यहाँ के पर्टिकुलरली चपली कबाब के लिए। अच्छा, अब पता नहीं हमने अच्छा किया है या आपको दिखा के या बुरा किया है, लेकिन ब्रेक आपको दे रहे हैं ताकि आप कुछ ना कुछ तो खा लें और उसके बाद हम बाकी बातें करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। खबर वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले एक और इंकरेजिंग खबर, पर्टिकुलरली वो तमाम खवातीन जो कि प्रोफेशनली इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस की खातून ASP हैं आमना बेग, ट्विटर पे बहुत मशहूर है, हम सब इनको फॉलो करते हैं आमना बाजी के नाम से। और बैनुल-अक़वामी अवार्ड, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है और ये इनकी नामजदगी की गई है अमरीकी सफारत खाने की जानिब से। आपको बताएं, ASP आमना बेग को आलमी सतह पर बेमिसाल जुर्रत मुजाहिरा करने, अमन, इंसाफ, इंसानी हकूक, सिनफी मुसावात और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कायदाना किरदार अदा करने वाली ख़वातीन की खिदमात के एतराफ़ में दिए जाने वाले बैनुल-अक़वामी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ASP आमना बेग कानून नाफिज करने वाले इदारे के जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट की इंचार्ज हैं, जो ख़वातीन को सहूलत फराहम करने और मेहनती अफराद को जो है वो
बहुत इंसाफ encourage फराहम भी किया करने जाता के है, लिए इंसाफ भी फराहम और किया- पर्टिकुलरली उनके साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है, इम्तियाजी रवैयों के खिलाफ एक यूनिट तश्कील दिया गया है, जो कि एक खास आसन तौर पे इक़दाम ये तो जो है यूनिट है, हुकूमत का। इसके हवाले से आपको याद होगा कि हमने बड़ा रिपोर्ट भी कराई, बिल्कुल चलाई रिपोर्ट थी। भी किया था और बहुत ही सेंसिटिवली कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जिन पे कभी भी उस तरह बात नहीं हुई। इस यूनिट में अगर आप जाएं तो काफी आपके और मसले ना हल सिर्फ भी हो सकते हैं। खवातीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बल्कि हमारी जो ट्रांस कम्युनिटी है, जो मुखन्नस अफराद हैं, उनको भी ये यूनिट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये ऊँटों का मुकाबला नहीं चलाना था अभी ना, पहले हॉकी की बात कर ले, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या लग रहा है? ऊँटों का मुकाबला नहीं। अच्छा, नहीं। आपको बताएंगे जी, पाकिस्तानी बिल्कुल गलत बात कर दी, क्योंकि हमारी इसको हमने करेक्ट जरा- वी विल करेक्ट आवर प्रायोरिटीज और हमें जरा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में आना है, और एक वो स्पोर्ट जिसमें हम बड़ी चीज होते थे भाई, हम बार बार इसका जिक्र भी करते रहते हैं। पाकिस्तानी हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए आज बांग्लादेश रवाना हो रही है, तो इसके बारे में हम जरा बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। और अच्छा, जब से हम बड़े हुए हैं ना, हम ये लाइन पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं। हाँ, बट अभी आज इस वक्त हमने, अब्दुल्ला याद है, हमने डिसाइड किया था कि हम इनकरेज ही करेंगे। हम इनकरेज करेंगे, लेकिन इन लड़कों का कोई कसूर नहीं है अगर पाकिस्तान हॉकी बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हम सबका लिटरली इसमें कसूर है, बिकॉज हमने हॉकी को उस तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया, उस तरह से कमर्शलाइज नहीं किया, उस तरह घंटों इस पे बैठ के ट्रांसमिशंस नहीं किए हैं। यू आर वेरी राइट, क्योंकि कभी मेडल की दौड़ में आगे रहने वाली टीम अब जो है वो 10वीं 11वीं पोजीशन के लिए खेलती है, विच इज ऑफ कोर्स सैड। और आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान हॉकी टीम अब 18th नंबर पर है। दैट इज सैड। और ये आपको याद दिला दें कि माजी में 4 बार हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम के लिए ओलंपिक में भी क्वालिफाई करना अब चैलेंज बन चुका है। तो वी हैव कम डाउन इन दिस, लेकिन अब थिंग्स विल बी चेंजिंग बिकॉज अब वी हैव अ फॉरेन कोच। Okay, we can hope that things would change and things तो कौमी खेल में आपको ये बता दें कि good. दोबारा जान डालने के लिए पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन ने गैर मुल्की कोच की खिदमात जो है वो लेने का फैसला कर लिया है, और हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले हॉकी कोच को 2026 तक पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। दैट शुड मेक अ डिफरेंस। That should make a difference। और इस फॉरेन कोच में जदीद हॉकी कल्चर मुतारिफ करवाने को अपना टारगेट बनाया इन्होंने, और इसी पे हम बात करते हैं कि क्या वी शुड होप फॉर समथिंग बेटर एंड सम बेटर आउटकम्स। राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कैप्टन है जूनियर पाकिस्तान हॉकी टीम के। बहुत शुक्रिया राना साहब। वहीद, पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान हॉकी सर्टनली अपना वो मकाम खो चुकी है, लेकिन एट द सेम टाइम आवाम में या ओवरऑल अक्रॉस द यंगस्टर्स वो मकबूलियत भी खो चुकी है। इसके बावजूद आप लोगों ने क्रिकेट वगैरह के बजाय हॉकी अपनाई। ज़ाती तौर पर हम आपका ये एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि व्हाई एंड हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन? वालिद साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, उनको बड़ा शौक था कि हॉकी हमारा जैसे कौमी खेल है कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी हॉकी में अपने मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि उनके ज़माने में हॉकी हमारी एक अरूज पर थी। तो वो चाहते थे कि हॉकी में जो मेरे बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन करें। उनका पैशन कब जो है, उनका जो शौक है, कब मेरा पैशन बन गया हॉकी पता नहीं लगा। और अब मेरा भी यही मकसद है कि अपने मुल्क के लिए जो है तो वो सुनहरे दिन वापस लाऊं जो कुछ अर्सा पहले। राइट। अच्छा वहीद, ये भी बताइएगा कि हॉकी पाकिस्तान का ऑब्वियसली आपको भी बताइए है कि कौमी खेल है और पाकिस्तान इसमें टॉप की टीम थी, लेकिन अब हम आखिरी नंबरों पर ही पाए जाते हैं। तो आप लोग जूनियर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? क्या आप देखते हैं कि होना चाहिए डिफरेंस इसमें? देखिए, मेरा ख्याल है कि लड़के जो थे 11 से 12 लड़के ऐसे हैं जो पहली बार इंटरनेशनल इवेंट या बाहर खेलेंगे। तो मैं कहता हूँ हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। पूरा टूर्नामेंट में बड़ा कुछ सीखा हमने, हमारे जो नए लड़के हैं उन्होंने। और अगर देखें हमारी किसी टीम को अगर 30 से 35 इंटरनेशनल मैचेस मिले हर साल, तो ये टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन सकती है। और अभी हम एशियन चैंपियन ट्रॉफी जा रहे हैं, इसमें हमारे जूनियर लड़के हैं 7-8 और सीनियर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। समझ लो कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अच्छा वहीद, लास्टली, अब हॉकी का मुस्तकबिल सर्टनली नौजवान खिलाड़ियों से ही, आप जैसे ही लड़कों से वाबस्ता है, और अगर हमें उम्मीद है तो आप ही लोगों से है। आपको क्या लगता है किस तरह पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी आ सकती है, किस तरह हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस साल हमारे काफ़ी जो है हमारे लिए एक लीग करवाई जा रही है। काफ़ी इवेंट्स हैं, 5 साइड इवेंट्स करवा रही है, और इसमें हमारे काफ़ी बिजी स्केड्यूल है। इस साल में तकरीबन 5 से 6 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं इस साल। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो ओलंपिक क्वालिफायर हम इजीली कर सकते हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम बगैर के लिए 18वें नंबर पे चले गए।
अभी इधर जा रहे हैं, माशाल्लाह अगर 3 मैचेस जीते तो हम ऑटोमेटिकली 14वें नंबर पर आ जाएंगे। देखें इस तरह मैचेस खेलने का फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो है हॉकी दुरुस्त समझ में आ चुकी है, और जिस तरह फेडरेशन ब्रिगेडियर साहब और हमारे सेक्रेटरी आसिफ बाजवा साहब इतना वो फिक्रमंद है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको आने वाले साल मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको रिजल्ट डिफरेंट रिजल्ट नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऑब्वियसली हम बहुत प्रेशर नहीं आप पे डालना चाह रहे, लेकिन आपने अच्छी इंकरेजिंग बातें की हैं। क्या लगता है आप लोगों की कोशिशें होंगी तो हम टॉप 5 टीमों में, दुनिया की टॉप 5 टीमों में कब तक आ सकते हैं? कि मतलब एक टाइम फ्रेम अगर आप देना चाहें तो। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मैं जिस तरह हमारे हॉलैंड से भी हमारे एक कोच है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वन ऑफ द बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड है, और उन्होंने भी यही जो है हम पर जो आज 2 दिन हमें कैंप में ट्रेनिंग करवाई है, तो उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो टीम इंडिया की टीम है वो देखें साल में 60 से 70 मैचेस खेलती है, और उनका आप देखें रिजल्ट देखें। हम जब आहिस्ता आहिस्ता मैचेस खेलने लग जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर हासिल होगा, आप डेफिनेटली आने वाले वक्त में पाकिस्तान हॉकी को चेंज देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर यही लोग यही इस तरह हम काम करते रहे तो ये एक नई टीम है, सारी यंग टीम है, मैं कहता हूँ ये हमारा पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर है, तो इनको मौका मिलना चाहिए, और इस तरह इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी आने वाले वक्त। थैंक यू वहीद, बहुत बहुत शुक्रिया। और राना वहीद हमसे बात कर रहे थे, कैप्टन जूनियर हॉकी टीम। और डेफिनेटली बट ये दिस वी यूज्ड टू हैव दिस इन द बैग, मतलब ये तो हमारे ही स्पोर्ट होता था, लेकिन वी नीड टू गो बैक टू इट। अच्छा जी, उसकी तो हम खबर का आपको इंतजार था, जिस खबर का मुझे इंतजार था बड़े, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने इंसानों को तो ये तमाम टोटके आजमाते हुए देखा है, यू नो दीज फिलर्स एंड बोटॉक्स एंड ऑल अदर जो कॉस्मेटोलॉजी के लवाजमात होते हैं, लेकिन मेरे तो कम से कम वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी जानवरों पर भी इसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो बताना आपको ये है, इंकशाफ ये हुआ है दुनिया के सबसे बड़े ऊँटों के शाह अब्दुल अजीज मेले में, जो मुकाबला हुस्न है, बेसिकली एक ब्यूटी पेजेंट है। आई एम टेलिंग यू, इसमें शिरकत के लिए लाए गए 40 से ज्यादा ऊँटों को मसनूई तरीकों और बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन लगने की वजह से नाअहल कर दिया गया। आपका मतलब उनको हसीन बनाया जा रहा था ताकि वो इस आलमी हुस्न मुकाबला, ऑब्वियसली ये ब्यूटी पेजेंट है, देखते इसमें ज़ाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है, इसमें बड़ा प्राइज मनी भी होती है। खैर हुआ ये है कि मुकाबले में शिरकत के लिए लाए गए तमाम ऊँटों को पहले एक हॉल में ले जाया गया, पूरी चेकिंग हुई है ना उनकी, जहाँ एक्सपर्ट्स ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उनके चलने का अंदाज का मुआयना किया, और उसमें उनको पता चल गया कि उन्होंने पता है कैसे पता लगा, उनके एक्सरे किए गए, उनके 3D अल्ट्रासाउंड किए गए, और उनकी गर्दन और सर और धड़ के अक्स लिए गए, यानी उनकी पिक्चर्स उतारी गई, और फिर उनके ब्लड सैंपल्स भी हासिल किए गए, जिनियाती मुआयने के बाद टेस्ट के लिए भेजे गए, और फिर पता लगा। और फिर सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुकाबले में शामिल 27 ऊँटों को इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और क्योंकि उनके जिस्म के आज़ा को मसनूई तरीकों से बढ़ाया गया था, एज़ इन फिलर्स वगैरह। क्या अब ये बात ज़रा खौफज़दा इसलिए मैं हो गई हूँ क्योंकि ये अगर प्रेसिडेंट सेट हो गया इनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट से, तो जो बकरा ईद पे हमारियां ना होना शुरू हो जाए। बकरा क्या, जो इंसानों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन एक्सरे के थ्रू ही ना होना स्टार्ट हो जाए कि जी बहुत ही बोटॉक्स फिलर हो गया। देयर शुड बी लाइक अ लिमिट टू द फिलर्स एंड द बोटॉक्स। देखो ऊँटों में तो ये बात अब आ गई है, और ये बाइंदा नहीं करेंगे बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, तो इंसानों में कब होगा? और 16 ऊँटों को, 16 ऊँटनियों को इंजेक्शन लगाने की वजह से मुकाबले से निकाला गया है। अब ऊँटों के मुकाबले हुस्न के मुंतज़मीन के हवाले से कहा गया है कि वो ऊँटों को धोखे और मसनूई तरीके से खूबसूरत बनाने के रुझान की हौसला शिकनी, यानी कि इसको डिस्करेज करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। सारी बात में मुझे 2 बातें समझ आई, और ये नहीं है हुमा, जुर्माना भी आयद किया गया, यानी एक तो बोटॉक्स का खर्चा, ऊपर से जुर्माना भी अदा करेंगे, और फिर बदनामी दूसरी। पाकिस्तान में बैठे हम बता रहे हैं कि देखो तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जी इस सारी कहानी में 2 चीज़ें, एक तो ये सारे ऊँटों का मुकाबला बड़ा ही ये स्ट्रिक्ट और बड़ा ही टफ हो चुका है, दूसरा अब्दुल्ला का इंटरेस्ट इन दिस ऊँटों का मुकाबला। यू न्यू ऑल द डिटेल्स, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर। और वैसे भी इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी ज़ाहिरी हुस्न के पीछे नहीं जाना चाहिए, इंप्रेस नहीं हो। वाह वाह, क्या बात, हमेशा ऊँटों का दिल देखना चाहिए। और कुछ शेर भी कहना है इस पे? नहीं, ऊँटों का दिल कैसे देखेंगे? हाँ, और एक्सरे। अच्छा, कुछ शेर इस पे कोई कंक्लूजन करनी है, क्योंकि आपने बड़ी गहरी बातें नहीं, मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है हो जाए।
भाई बहुत सारी कमोडिटीज़ में जिस तरह हमने आपको बिजली की कीमतों में इजाफे का बताया कि इलेक्ट्रिक ने जिस तरह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फ़ी यूनिट पाँच रुपये से ज़ायद का एक्चुअली इजाफा किया, या 5.25। खैर आवाम पर बोझ तो पड़ेगा ही। एक और कमोडिटी जो कि अब लिटरली अनअफोर्डेबल हो चुकी है, और हमारे कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम दूध इस्तेमाल करते हुए भी सोचेंगे कि कितना लेना है या कितना अफोर्ड कर सकते हैं। दूध हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव कि आप नहीं, अगर आपके 3 छोटे दूध पीते बच्चे हैं या इवन 2 भी हैं, और इसके अलावा घर में 2-3 अफराद हैं जिन्होंने घर में 1 या 2 टाइम चाय पीनी होती है, तो यू कांट अफोर्ड व्हाट द प्राइसेस आर। या एंड एक्चुअली प्राइसेस बढ़ भी गई हैं और डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट मज़ीद ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। तो कराची में दूध की कीमत जो है वो 94 रुपीज़ फ़ी लीटर से बढ़कर 120 रुपये कर दी गई है। दिस इज़ अ ह्यूज जंप ऑलरेडी, और इसमें भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ इलाकों में। लेकिन शदीद महंगा होने के बावजूद आवाम को दूध इस कीमत पर भी नहीं मिल रहा। कमिश्नर कराची ने फार्मर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स की मुशावरत से दूध की सरकारी कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर तय की थी, और सरकारी निर्खों की खिलाफ वर्जी पर कानूनी एक्शन लेने का भी फैसला किया गया था। लेकिन कीमतों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा उस इजाफे के बाद भी हुकाम सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम है, और दूध फरोशों की मनमानी ऑब्वियसली चल रही है। और शहर में दूध 140 रुपये फ़ी लीटर भी बेचा जा रहा है। मतलब 140, दैट्स इनसेन। अच्छा, 140 भी बिक रहा है, और अगर 120 इन्होंने लगाया, 125 भी मिनिमम में लगाऊँ ना, और अगर हर रोज़ आपके पास 2 लीटर दूध, जो कि बाज़ घरों में 3 लीटर भी आता है, अगर मिनिमम भी 2 लीटर दूध आ रहा है आपके घर में, तो 7,500-8 हज़ार रुपये आपका बिल बनेगा महीने का। तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या हमारा लेवल ऑफ इनकम है। और इसके अलावा आटा, दाल, चीनी, मतलब ये रोज़मर्रा की चीज़ों में तो पहले ही अवाम जो है वो महंगाई में दबे हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। पेट्रोल का हमने ऑलरेडी बता दिया। बाय द वे दैट्स ओवरऑल कंट्री वाइड जो इंक्रीज़ है। अभी क्या सूरत हाल है? अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अली, इंतज़ामिया के नोटिफिकेशन के बाद भी शहर में दूध अपेरेंटली 120 रुपये का कहीं नहीं मिल रहा है, इससे महंगा ही मिल रहा है। क्या आपने मुख्तलिफ इलाकों में देखा, एवरेज कीमत क्या है दूध की? जी, 20 रुपए कम करके कमिश्नर कराची ने कराची के अवाम को 40 लाख लीटर यौमिया फ़रोख्त है तो साल की 29 अरब रुपए की रिलीफ देने की कोशिश की थी, लेकिन कल कोई एक्शन नहीं हो सका परसों नोटिफिकेशन के बाद, और जो दूध की कीमत है वो मुसलसल 140 रुपए पर बरकरार है। जो दूध फरोश है उनका ये कहना है कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वहाँ पे जब प्राइस इम्प्लीमेंट होगा और कम होगा तो वो फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, लिहाजा कमिश्नर कराची को वहाँ एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि चारा एक्सपोर्ट हो रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, और जो टेट्रा पैक है उस पर ना मीडिया वाले कोई जो है क्रिटिकल होते हैं, ना ही कमिश्नर कराची कोई एक्शन लेते हैं। वो जितनी भी कीमत पे होए शहर में फ़रोख्त होता है। तो इस वक्त भी कीमतें बरकरार हैं 140 की सतह पे, और जो कोर्ट का ऑर्डर था कि इसके कीमत अनाउंस की जाए और कोई कमी हो तो वो ऑन द ग्राउंड कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ दिख रहा। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है कि कीमत कोई और अनाउंस होती है, पहले 94 रुपीज़ थी और कीमत ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा था रियलिटी में ऑन द ग्राउंड। और इसी तरह पोल्ट्री के रेट हो या दीगर हो, जो कमिश्नर कराची की लिस्ट है वो एक महज मजाक बन के रह गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो कभी भी इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड नहीं होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिहाजा आपको पता चली गया, और ब्रेक डाउन भी हमने आपको बता दिया है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ थिंग्स। मतलब इतनी अब तो चीज़ें हो चुकी हैं कि ये भी अब बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, मुश्किल हो गया लोगों को। अच्छा जी, आज एक और अहम दिन है और इस दिन को हमें मनाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सूरत हाल है हमें तो हर रोज़ इस दिन को मनाना चाहिए और लोगों को झंझोड़ कर याद कराना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का दिन आज मनाया जा रहा है, और हम भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग बसते हैं उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ भी होते हैं, और वो इंसान हैं। मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स शीरिन मज़ारी का भी अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट आया है जो कह रही है, वी आर कमिटेड टू मूविंग फॉरवर्ड ऑन इंश्योरिंग द राइट्स गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोटेक्टेड एंड इंश्योर्ड फॉर एवरी सिटीजन। ये उनका कहना था, और साथ उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि लेजिस्लेटिव गैप्स हैं और इम्प्लीमेंट करने के भी इशूज़ हैं, लेकिन कर रहे हैं। वी सी यू इन द सेकेंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स एंड यस इट इज़ फ्राइडे। हमने आज आते ही कहा नहीं, लेकिन
हम सारों को पता है भाई आज फ्राइडे और आज की एनर्जी भी कुछ और ही होती है। अच्छा भाई, जहाँ लाहौर में आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर वैसे ही है जैसे है, हम क्या उसे दोबारा बदतर कहें? अच्छा नहीं लगता, हमारा प्यारा शहर है। नंबर 1 पे लाहौर है। और एयर क्वालिटी कराची में भी आपको पता है कि बारिश की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बच्चों में खांसी, नज़ले, ज़ुकाम, इवन बड़ों में भी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कराची 7वें नंबर पे। It's been weeks के लिटरली, अब मुझे कोई टोटका बताएं कि बच्चों की खांसी और ये सीने की कंजेशन वगैरह कैसे खत्म हो और कैसे ठीक हो। शहद और काली मिर्च काफी सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, नेबुलाइज ही हो रहा है बस हर रोज। अच्छा, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से जरा हम बता तो देना, चूंकि हम ये बात ही कर रहे हैं कि ये पोल्यूशन और ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। अगर दुनिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखा जाए, लाहौर आज पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे नंबर पे वुहान चाइना में, जहाँ से कोविड ओरिजिनेट हुआ था। आपको पता है कोरोना वायरस जहाँ से जन्म लिया था वो जगह वुहान इज़ ऑन द 3rd नंबर एंड कराची इज़ ऑन द 7th नंबर बाय द वे। तो बीच में कुछ और शहर भी आ जाते हैं, थैंक गॉड वी आर नॉट देयर, बट ये सारा सिलसिला चल रहा है। साथ ही इसके अलावा कोविड के कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। गुज़श्ता 24 घंटों में 9 अफराद का इंतकाल हुआ इस बीमारी की वजह से। अभी भी पीपल आर डाइंग, चाहे वो एक भी शख्स मरे, बट पीपल आर डाइंग। ये जानलेवा बीमारी है। 313 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और वो हमें सबको एहतियात करनी चाहिए। वैक्सीनेशन हो भी गई है तब भी मास्क पहने। अगर खुदा न खास्ता आपको लग जाता है वायरस, तो वैक्सीनेशन के बाद आप में इतनी इम्यूनिटी ज़रूर होगी कि आप बआसानी इस बीमारी से लड़ लेंगे, बाहर निकल आएंगे। और सच बताएं तो अब किसी के बारे में पता चलता है ना कि जी किसी को कोविड हो गया, तो एकदम होता है कि भाई मतलब हमारे नंबर्स काफ़ी नीचे चले गए हैं और नहीं होना चाहिए, और फिर ये पता चलता है कि ये वैक्सीनेटेड नहीं है, तो ऑनेस्टली गुस्सा चढ़ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट साल गुजर गया, पहले हैरानी होती थी, अब एक्चुअली गुस्सा मतलब अवेलेबल है, मुफ्त है, कोई मसला नहीं है, उसके बावजूद लोग नहीं लगवा रहे और दे प्रेफर कोविड हो जाए हमें जिसमें चांस है मरने का, लेकिन वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे। दिमाग यूज़ करें अपना प्लीज़। और अब तो इतने वेरिएंट्स आ रहे हैं और कि अपने आप को इक्विप तो करें इससे लड़ने के लिए। और दूसरी बात ये है, इनफैक्ट तीसरी बात ये हो गई है कि मुश्तबा केस जो ओमिक्रॉन का था ना कराची में, जो रिपोर्ट हुआ था कल, हमने ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, उस बारे में अभी तस्दीक की जा रही है। खैर, व्हाटएवर द केसेस आर, व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, हमें एहतियात करनी है और अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। इनफैक्ट अगर आपकी उम्र 50 साल से उम्र है तो अब आपको बूस्टर शॉट भी मुफ्त लग रहा है। आप जस्ट वॉक इन टू एनी सेंटर, आप अपने आप को एक बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। दोज हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस वायरस, जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो आप आराम से जाकर इसका बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। प्लीज डू दैट ऑलरेडी, अभी वीकेंड स्टार्ट हुआ है। यू डोंट नीड एनी रजिस्ट्रेशन, नथिंग एट ऑल, बस जाइए लगवा लीजिए। अच्छा, सबसे पहले वो नए वेरिएंट की बात कर लें, क्या ख्याल है? हाँ, मैं वैसे वीडियो गेम्स की बात करना चाहता था। अब लोग वैसे बहुत से, आपको पता ही है, हमारे इर्द-गिर्द हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले और एक नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद आर लिटरली एडिक्टेड टू ऑल दीज वीडियो गेम्स। ठीक है, वो अरसलान हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बात भी करा लेंगे, लेकिन पहले इट्स बीन एजेस दैट आई प्लेड एनी वीडियो गेम एक्सेप्ट फॉर कैंडी क्रश दैट आई प्ले ऑन माय फोन। कैंडी क्रश तो एक इट्स नॉट इवन अ वीडियो गेम, इट्स अ गेम, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव टू क्रश कैंडी। अच्छा, फॉरगेट एवरीथिंग, हम जरा ओमिक्रॉन की बात कर लें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का ख़तरा जो है बिलाखिर पाकिस्तान पहुंच ही गया है। कहा यही जा रहा है कि कराची की बुजुर्ग खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस जो है वो सामने आ गया है। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज खातून सेहतयाब होकर घर जा चुकी थी। ओमिक्रॉन के शुबे में खातून समेत घर के 4 अफराद का टेस्ट किया गया था, जिसके बाद खातून और उनके शौहर की कोरोना रिपोर्ट जो है वो मुस्बत आई है। लेकिन मुतासरा खातून में फ़िलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ। तो ये हम बार बार आपको बता दें कि इट इज़ सस्पेक्टेड कि ये वेरिएंट जो है पाकिस्तान एंटर हो गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ और कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद नहीं है इन खातून की। अगर बात की जाए, टेस्ट के लिए सैंपल्स जो हैं वो अस्पताल भिजवाए जा चुके हैं और अब ये कंफर्म तो जिनोम सीक्वेंस टेस्ट एक होता है, उसके बाद ही हो सकेगा कि इनको ओमिक्रॉन है या नहीं। अच्छा जी, और जिसमें से 3 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन सैडली कि इस खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। हाँ, ये बड़ी मुझे भी लगा अजीब बात। अच्छा, अब ओमिक्रॉन के मुतवक्के ख़तरे के पेश नज़र एक तशवीश की लहर सर्टनली दौड़ गई है। अफसोस सर्टनली इसी बात पे है, बारहा सद अफसोस है, अफसोस सद अफसोस, अफसोस दर अफसोस कि इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। इस खतरे के बावजूद भी हुकूमत आवाम को मुसलसल वार्निंग दे रही है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लें। इस नए वेरिएंट की पाकिस्तान की आमद के अंदर ताख़ीर कर सकते हैं।
कम कर सकते हैं नंबर, लेकिन ये सारी दुनिया में फैलना है, नामुमकिन है कि बिल्कुल उसको रोका जा सके। वेरिएंट तो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करके हमने इसके खतरे को कम करना है। यही एक चीज है, मौसर चीज है हमारे हाथ के अंदर कि हम इस वेरिएंट के खतरे से अपने आप को बचा सकें। गुज़िश्ता इक़साम की निस्बत इसके फैलाव की जो स्पीड है वो लाजमन ज़्यादा तेज़ है। हम करोड़ों वैक्सीन लगा चुके हैं, लेकिन करोड़ों और वैक्सीन लगनी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, वैक्सीन लगवाइए और एहतियाती तदाबीर का दामन मत छोड़िए। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नौशीन हामिद ने, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा, ये कभी ना कभी तो ऑब्वियसली होना ही था कि ये वेरिएंट जो है ये पाकिस्तान आना है। तो अगर तस्दीक हो जाती है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस आ चुका है, तो अब हुकूमत क्या करेगी? प्लान क्या है? कुछ इक़दामात की ज़रूरत महसूस करते हैं या नहीं? जो सब कुछ जिस तरह चल रहा है उस तरह भी ठीक है? देखिए जी, बिल्कुल ये तो इसमें कोई डाउट नहीं था कि ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान तो पहुंचना ही था, कि इस किस्म का वायरस जब दुनिया के इतने सारे ममालिक में पहुंच गया था, ये अवॉइड नहीं हो सकता था। गो कि हुकूमत ने बहुत सारे मेजर्स लिए, मगर अभी फिलहाल केसेस कंफर्म नहीं हुए, ये सस्पिशियस केसेस हैं और इनके सैंपल्स जो हैं NIH में पहुंच जाएंगे और आने वाले 2-3 दिन में इनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो कि एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है और वो 2-4 दिन लेता है टेस्ट होने में, उसके बाद हम ये कंफर्म कर सकेंगे कि ये वाकई ही ओमिक्रॉन का केस है कि नहीं है। मगर बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता ये कंफर्म भी होते हैं तो हुकूमत की अपनी तैयारियां हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद इक़दामात भी किए जाएंगे। पर अभी मैं समझती हूँ कि इस स्टेज के ऊपर जो SOPs पे अमल दरामद है, जिसके अंदर मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जिस तरह पहले हदायत की जाती थी, फिलहाल इस वक्त के लिए ये इक़दामात काफ़ी हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि बार बार वैक्सीनेशन का कहा जा रहा है, बार बार SOPs पर अमल दरामद की हिदायत दी जा रही हैं। हम यहाँ बैठ के लिटरली 5 दफ़ा ये बात दोहराते हैं कि वैक्सीनेशन करवा लें, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं इन तमाम बातों को। SOPs तो दूर, वैक्सीनेशन भी नहीं करा रहे हैं। तो क्या आपने सोचा है, क्या कोई पेनल्टीज वगैरह हैं जो अनवैक्सीनेटेड अफराद के लिए जो पहले भी काफ़ी बार सजेस्ट की गई थी, जैसे सिम कार्ड बंद कर देना, मतलब बहुत से इंसेंटिव्स भी थे, पेनल्टीज भी। अब क्या सोचा है? देखिए जी, वैक्सीनेशन के लिए तो मैं समझती हूँ ऑलरेडी सख्ती हो रही है। पब्लिक प्लेसेस पे जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। काफ़ी जगहों पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ जगहों पे अभी मैं समझती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। वैसे आप देख लें कि आप हवाई सफ़र नहीं कर सकते, आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते, आप बसेस में नहीं सफ़र कर सकते जब तक आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं, उनकी एंट्री पे भी कोविड सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पे ये किया गया है कि जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। स्कूल्स में टीचर्स नहीं जा सकते, स्टूडेंट्स नहीं जा सकते, दफ्तरों में लोग नहीं जा सकते जब तक वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास हल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें। अच्छा डॉक्टर नौशीन, आप हमारे साथ हैं, तो ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया भर में बूस्टर शॉट्स की बात की जा रही है, बल्कि दुनिया तो लगा भी रही है। सिंध हुकूमत भी ऐलान कर चुकी है, लेकिन वफाकी हुकूमत अभी इस पर खामोश है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बूस्टर की ज़रूरत नहीं आप लोगों को लग रहा कि अभी तक है, या वैक्सीन ही इतनी दस्तयाब नहीं है, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, बूस्टर वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हुई है। वफाकी हुकूमत की अनाउंसमेंट के बाद ही शुरू हुई है और ये 50+ लोगों के लिए आप किसी भी सेंटर पर जाएं तो आपको बूस्टर डोजेस लग रही हैं। सिर्फ ये है कि जो फाइजर की वैक्सीन है वो कुछ स्पेशल सेंटर्स पे, क्योंकि उसको स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो कुछ डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे फाइजर की वैक्सीन के बूस्टर डोजेस लग रहे हैं और बाकी तमाम सेंटर्स पे जो दूसरी वैक्सीन हैं उनके बूस्टर डोजेस जो है अवेलेबल हैं। और ये हुकूमत ने ये पॉलिसी जारी की थी, NCOC की तरफ से ये कुछ दिन पहले हदायत हुई थी, उसके बाद अब बूस्टर डोजेस पूरे पाकिस्तान में लग रही हैं जी। तो ये ऑलरेडी वफाकी हुकूमत की तरफ से ये फ्री बूस्टर डोजेस अबव 50 इयर्स जो लोग हैं उनको शुरू हो चुकी हुई है। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग अस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बूस्टर शॉट्स भी लग रहे हैं भाई, वैक्सीनेट करवा
लें, उसके कुछ महीनों बाद 6 महीने कहा गया है, उसके बाद बूस्टर शॉट लगवा लें। डॉक्टर नौशीन आमिद, बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने ज़रा एक्सप्लेन कर दिया इसको। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो आप आराम से जाके यू कैन जस्ट वॉक इन, आप बस जाइए और अपने आप को बूस्टर शॉट लगवाइए। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, बाय द वे सिंध में भी डॉक्टर अजरा जो हमारी सिंध मिनिस्टर है सिंध की, उनका भी यही कहना है कि दोनों शॉट्स ऑफ बूस्टर ज़रूर लगवा लें। मतलब यहाँ तो इनकरेज किया जा रहा है। डॉक्टर नौशीन से भी बात होगी, वो कह रही है कि बिल्कुल 50+ के लिए ये है। तो जिन्होंने 6 महीने गुजर चुके हैं, आप बूस्टर लगवाएं। जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेट ही नहीं करवाया, कुछ सोचें, करें प्लीज़। अच्छा, पड़ी हुई है अभी मुझे इस हवाले से कन्फ्यूजन है कि बूस्टर का एक ही शॉट होगा या 2 होंगे शॉट्स, वो हम जरा कंफर्म करके आपको बताएंगे। लेकिन चलें शुरुआत तो करें, बूस्टर एक तो लगवाएं। एक ही शॉट है ना? हाँ, अब अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना यह है कि स्क्वॉश की दुनिया का, बल्कि स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे अजीम नाम जहांगीर खान आज चूँकि ये सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए हम इनको याद कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं। 10 दिसंबर 1963 को कराची में ही पैदा हुए। वालिद रोशन खान खुद भी स्क्वॉश के मारूफ खिलाड़ी रहे हैं और जहांगीर खान ने 81 में पहली मरतबा ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट का फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया और अगले 12 साल तक जहांगीर खान जिस कोर्ट में उतरे जीत कर बाहर। Isn't this like unbelievable कि पहली दफ़ा जब हो गया तो उन्होंने कहा अब मैंने छोड़ना नहीं है, तो 10 साल लगे ही रहे इसी काम में। बिकॉज जिस तरह एक वो लाइन है ना, बिकमिंग नंबर 1 इज इजी, स्टेइंग नंबर 1 इज द टफ पार्ट। तो ही एक्चुअली स्टेड ऑन द टॉप फॉर ओवर अ डेकेड। 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन टाइटल इन्होंने अपने नाम किया, 10 बार मुसलसल ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट जीता जो आज भी रिकॉर्ड है, और मुसलसल 550 कामयाबियां समेटकर उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका ये शायद ही रिकॉर्ड टूट सकेगा। और हाल ही में जहांगीर खान 6ठी बार वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के एजाज़ी सदर भी मुंतखब हुए हैं। ज़बरदस्त। So happy birthday to the legendary जहांगीर खान। The legend there। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सालगिरह मनाएं। अच्छा जी, अब जो गेमिंग की आप बात कर रहे थे ना, बिकॉज सडनली आप लगता है गेमर बन गए हैं, तो वीडियो गेमिंग की बात हो रही है और हम आपको ये बड़ा गलत कॉनोटेशन में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, लेकिन हम वीडियो के साथ इसको ऐड करेंगे। तो वीडियो गेमिंग के जी आलमी मैदान में पाकिस्तानी गेमर अरसलान सिद्दीकी, इनका नाम है, मुसलसल कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। अरसलान को पहले भी हम एक्चुअली जिक्र कर चुके हैं हमारे शो पे, बिकॉज जिस गेम में ये जाते हैं जीत के ही वापस आते हैं। और आपको बताएं कि ये नौजवान गेमर अरसलान सिद्दीकी ने एक बार फिर टेकन 7 कंपटीशन जो है वो अपने नाम कर लिया है। अच्छा जी, ऑरलैंडो फ्लोरिडा में ये कंपटीशन हुआ, दुनिया भर से इसमें गेमर्स, वीडियो गेमर्स ने हिस्सा लिया। CEO नामी ये कंपटीशन है, बड़ी आवाम है, आप देख रहे हैं पीछे, और अरसलान ने कंपटीशन जीत लिया है और अरसलान इज़ विद अस राइट नाउ। अरसलान कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुबारक हो। अच्छा, फॉर ऑल दोज हु आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है, इसमें दुनिया बड़ा इन्वेस्ट करती है, इसमें बड़े पैसे भी कमाए जा सकते हैं, आप बताइए कि आप कब से खेल रहे हैं और अमेरिका तक पहुंच जाना बड़ी बात है, इसके लिए पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आवाज आ रही है अरसलान? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो आपको मेरा सवाल समझ आया या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? रिपीट करते हैं आप। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अमेरिका तक पहुंच जाना, इस कंपटीशन में ना सिर्फ हिस्सा लेना, जीत जाना बड़ी बात है। हमारे यहाँ जहाँ घरेलू माहौल ऐसा होता है कि बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है ऐसी चीज़ों को, आप तो बड़े आगे चले गए, ये कैसे मुमकिन हुआ? जी, मैं जिस तरह के पहले भी आपके शो में था, मैं 10 साल से मुसलसल गेमिंग कर रहा हूँ और ये बात सच है कि फैमिली, अगर आपने ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना तो सबसे पहले आप फैमिली को आपको मनाना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी हर्डल्स आती हैं फाइनेंशियली भी। तो मैं अपने केस में थोड़ा लकी था कि मुझे मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया 2018 में, फिर उसके बाद जाके मैं गया और पहले भी ईवो में जीता। और इस साल अभी मैं दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 2021 में हुआ था ऑरलैंडो फ्लोरिडा में, वो भी जीत के आया हूँ। पाकिस्तान से, क्योंकि बाहर के मुल्क के अंदर सपोर्ट है, ई स्पोर्ट्स सिस्टम है जहाँ से आप कंपनीज जाती हैं, लाइक लोग जाते हैं और लोगों को पता होता है कि इस तरह से हम जाएंगे, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, या प्राइवेट अदारे हैं जो दूसरे मुल्कों में सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान से करना और पाकिस्तान के अंदर से जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है या गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई टूर्नामेंट नहीं होते।
तो इसके लिए वो पाकिस्तान के अंदर रह के ई स्पोर्ट का प्लेयर बनना एक हमें टास्क है जो हमें ओवरकम करना है। अच्छा, ज़बरदस्त। अरसलान, हमें याद है कि एक दफ़ा आप हमारे शो पे पहले भी थे, 2019 में आपने 2 गालिबन इवेंट्स थे जो आपने तब भी जीते थे। तो ये आपका सिलसिला तो बड़ा पुराना चला हुआ है, बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, बहुत पेरेंट्स हमें खास तौर पे देख रहे हैं। तो ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स को ये बात समझ आती थी कि आप कंपेटिटिव लेवल पे गेम्स खेल रहे हैं, ये सिर्फ कोई शौक नहीं है, शौक या टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, यू आर एक्चुअली अचीविंग समथिंग। तो ये उनको समझ थी? नहीं, जब मैं पहली दफा गया था तो मैंने भाई से, मम्मा सारे साथ बैठे थे, तो मैं सीए कर रहा था, मतलब मैं स्टडी सीए रुकवाना पड़ा अपना। तो मैं उनसे बात की, मैंने कहा मैंने जाना है, मैं सीए फ्रीज करवाना चाह रहा हूँ अपना कोर्स। तो वो कहते थे कि तुम जीत नहीं सकोगे, तुम हार जाओगे, बच्चों वाले काम है। तो अब भी बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लाइक 0% सपोर्ट थी पाकिस्तान से। बस मैंने किसी तरह मम्मा को कन्विंस किया था मुझे एक चांस चाहिए अपने आप को प्रूव करने की लाइफ के अंदर। तो बाद में जब मैं गया और 12 जब मैं जीता तो अब वो दुआएं करते हैं, वो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं यही करो, यही काम करो। अच्छा, ये शौक तो है, ये पैशन तो है, आपके अम्मी अब्बू भी मान गए, लेकिन क्या ये आपका करियर भी है, क्या ये आपका प्रोफेशन भी है? एज इन मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि बाहर अगर आप सेटल होते तो इतने पैसे आप बना लेते कि आप अपना बड़ा अच्छा गुजारा करते, पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन खेलते या फिर खेल कर या फिर और तरीक़ों से आप यहाँ पे अपना गुजर बसर, एज इन आर यू अर्निंग मनी? जी, क्योंकि अच्छा लोगों को नहीं पता, लेकिन जब मैं चैंपियनशिप जीता था तो मुझे रेड बुल ने स्पॉन्सर किया था, रेड बुल पाकिस्तान ने। तो डेफिनेटली वो आपको मुझे पर मंथ स्टाइपेंड देते हैं। और इसके अलावा मैं फेट एक कंपनी है जॉर्डन की, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ से भी मंथली मुझे पैसे आते हैं। इसके अलावा मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ, स्ट्रीमिंग से और यूट्यूब से, और मतलब ये एक फील्ड है, लोगों को नहीं पता कि इसके अंदर कितना पैसा है, $1 मिलियन इंडस्ट्री है। आप खाली गेम खेल के इतना कमा सकते हो कि आप इतना डॉक्टर या कोई और बन के नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे कि आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है। ये एक मेरा केस है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे गेमिंग के अंदर बहुत रास्ते हैं। आप स्ट्रीमर बन सकते हो अगर आप जीत नहीं रहे, एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हो, आप कमेंटेटर बन सकते हो, आप बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हो। अच्छा, ये बाय द वे कैन आई जस्ट आल्सो गिव सम इंफॉर्मेशन, यहाँ चूंकि हम बात कर रहे हैं ये चीज़ ई स्पोर्ट्स जो है ये भी बदल रहा है पाकिस्तान में, बिकॉज इसका भी एक किसी ने बहुत बड़ी फ्रेंचाइज जो है वो खरीदी है एंड इट विल बी कमिंग सून टू पाकिस्तान एज वेल। ये बताइएगा, भी हम आपके विजुअल्स देख रहे हैं कि आप जब ऑरलैंडो गए हैं इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, मतलब दुनिया से कंपटीशन है, क्या आपकी एज थी, क्या आप बेहतर कर रहे थे जो कि आपने सारों को हरा दिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड? असल में इस बात पे मैं पाकिस्तान टेकन कम्युनिटी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, आप अकेले खेल के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, आपके साथ आपकी कम्युनिटी होती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनसे खेल खेल के आप रोजाना आप स्ट्रॉन्ग होते हो। तो इस यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान टेकन कम्युनिटी को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ना सिर्फ टेकन के अंदर बल्कि दूसरी फील्ड्स के अंदर भी, दूसरी गेम्स के अंदर भी। तो ये सारा क्रेडिट जाता है उन लोगों को जिनके साथ मैं रोज मुसलसल खेलता हूँ और उनके साथ खेल के इतना मैं स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ, तो उनकी वजह से मैं जीत। कितने घंटे खेलते हैं? एक तो वैसे ही मैं वैसे बड़ा से सवाल है, लेकिन फिर भी अपने लिए जानना चाह रहा हूँ। जी, टूर्नामेंट से पहले डिपेंड करता है। अगर टूर्नामेंट वैसे मैं पहले 1-1.5 महीना पहले तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं तब 7-8 घंटे रोज मुसलसल। अच्छा, आप गए पाकिस्तान को, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप जीत भी गए। जो बाकी लोग हैं, आर दे अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मतलब पता नहीं दुनिया में लोग पाकिस्तान को, बाज लोग क्या ही समझते हैं ना कि यहाँ तो पता नहीं बिजली भी होती है कि नहीं होती, कि उनके लिए क्या सरप्राइजिंग था कि टेकन 7 का एक प्लेयर आया है जो कॉम्पिटिशन जीत रहा है अमेरिका में बैठकर? ये पहले जब मैं पहली दफा गया था, क्योंकि अभी अब तो बहुत ज्यादा रिकग्नाइजेशन मिलने लग पड़ी है पाकिस्तान को एफजीसी के अंदर, मतलब फाइटिंग गेम कम्युनिटी के अंदर। इससे पहले सुमैल भी जीता था, एक लड़का था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को दुनिया जानती है, लेकिन फाइटिंग गेम में नहीं जानती थी। जब पहला 2019 में गया था तो पूरी दुनिया के लिए एक शॉकिंग चीज थी कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग गेमर्स हैं। तो ये वैसे बाय द वे अरसलान, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी शॉकिंग बात है, बिकॉज ये अवेयरनेस अभी इतनी अच्छी तरह आई नहीं है। आप क्या कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई? आपने बताया था कि आप सीए कर रहे थे लास्ट टाइम, तो चल रहा है?
नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मैं मतलब कि इस वक्त उस स्टेज पे हूं, क्योंकि मैं अपनी जीत को मसलसल जीतना है मतलब कि बहुत मुश्किल है। आपको अगर पता नहीं है तो लाइक ये सबसे मुश्किल चीज है। एक दफा आप जीत सकते हो, लेकिन उस जीत को बरकरार रखना, वो मसलसल जीतना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो उसके लिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि हम बिल्कुल आपको इनकरेज कर रहे हैं, और जब इंसान को अपना टैलेंट मिल ही जाए और उसको पता है कि मैं जी इस पे टॉप लेवल पे हूं, तो 100% उसमें डालें। तो आप आई गेस बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट एवेन्यू, इट्स अ बिग फील्ड एज वेल, जिस तरह आप बता रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान जिस चीज मतलब कि वहां से कमाए जैसा शौक है, तो इससे बढ़ के आई थिंक, और मतलब अगर मैं डॉक्टर भी बनता या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता, तो मेन चीज थी कि एट द एंड मैं कमा रहा हूँ, घर वालों को वो चीज मिल रही है, तो अब मैं उसी चीज में कमा रहा हूँ जो मेरा शौक है। आई थिंक इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, वंडरफुल, ये तो पैशन ही आपका प्रोफेशन भी बन गया ना, को जो कि जिनके लिए अभी वो घुस रहे हैं इस चीज में, एंड ऑफ कोर्स दे वुड लव कि आप कुछ टिप्स दें और किस तरह इसमें आप आगे जा सकते हैं। टिप्स फिलहाल मैं देना चाहूँगा जो यंग गेमर हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह ने कहा है कि इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, और जिस तरह के ई स्पोर्ट्स मार्केटिंग पाकिस्तान, इस तरह के कुछ लोग हैं, चैनल्स हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और छोटे छोटे इदारे इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं। तो यंग लोगों को मेरा मैसेज है कि आप मेहनत करते रहें, और दिन में आपको इतना ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। आई थिंक 6-7 घंटे बस इनफ है। अगर आप जिस तरह मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी खेला तो 6-7 घंटे इज इनफ। उसके बाद आप पढ़ाई भी करें, दूसरे काम भी करें, जब तक आपका ये प्रोफेशन नहीं बन जाता। चले आप आगे के गोल्स बताते हैं। टेकन 7 कंपटीशन तो आपने जीत लिया, किसी और गेम में भी किस्मत आजमाएंगे या फिर इसी को कंटिन्यू करना है? अब हमें भी टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा नहीं पता कि ये एक गेम है, इसमें कितने अरसे तक आप खेल सकते हैं, क्या यही कंटिन्यू रखेंगे? ये आप कैरियर जो है अपना, मेरा ख्याल है 35-40 की एज तक आई थिंक मैक्सिमम आप कम्पीट कर सकते हो फाइटिंग गेम के अंदर। 40 इज द लिमिट। तो अभी मैं 25 का हूँ, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इंशाल्लाह। हाँ, 15 इयर्स तक तो मेरा यही प्लान है कि इसी कैरियर को परस्यू करना है, और मैं अपनी एक टीम भी लॉन्च कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। मेरा इनिशिएटिव लिया मैंने, एक पाकिस्तान के अंदर एक टैलेंट को इकट्ठा कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको बाहर भी भेजूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी। चले वंडरफुल, पाकिस्तान में भी आप कंपटीशन कराएं तो फिर जरा यहाँ पे और ज्यादा अवेयरनेस आएगी लोगों में। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और मतलब देखें, ये होती है बड़ी है ना, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट, और एक दुनिया के साथ चलना, जहाँ दुनिया जिन चीज़ों में डेवलप कर रही है अपने आप को, वहाँ पाकिस्तान के यंगस्टर्स भी हैं, मतलब इतने कम्पिटिटिव हैं कि सारों को हरा के आ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस देखें एक और लेवल है। सिद्दीकी जनाब हमारे साथ मौजूद थे, और 2019 में वो कहते हैं कि दुनिया के लिए एक शॉक था कि पाकिस्तान से ये लड़का फाइटिंग गेम में कंपटीशन जीत ही गया है। पार्टिसिपेशन तो चले हो ही जाती है, और फिर दोबारा 2021 में कोविड के ब्रेक के बाद कंपटीशन हुआ और फिर ये जीत गए। सो ज़बरदस्त। और पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन सर्टनली यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत है, कि जिन्होंने इनको ये परसू करने दिया, बड़ी रेजिस्टेंस जैसा बता रहे थे, लेकिन इन्होंने जीत के इतनी लगन से किया कि उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया ना। यही बात है सारी कन्विंस करने की। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, एक और चीज़ का टाइम कम रह गया, लेकिन ये ज़रूर हम आपको दिखाना चाहते हैं और डिटेल्स भी देना चाहते हैं। पाकिस्तान 35% आबादी पाकिस्तानियों की फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। सर्दियों में एक जानिब स्मॉग तो दूसरी जानिब गैस ना होने के बायस घरों में लकड़ियों और मिट्टी के तेल के इस्तेमाल ने फेफड़ों की बीमारियों में कई गुना जो है वो इजाफा कर दिया है। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि हालात बेहतर ना हुए तो इस सूरत में मज़ीद संगीन सूरत हाल हो सकती है, और ये तफसील खबर खान हमें बता रहे। गौर से देखिए और सुनिए। यूं तो पाकिस्तान में कई बीमारियां आम हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुल्क की आबादी का 35% हिस्सा फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। जलती पर तेल का काम, सर्द मौसम में स्मोग और बद इंतजामी के बायस गैस की किल्लत ने इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी के रुकन डॉक्टर एस जफरयाब ने 14वीं बाइनियल चेस्ट कॉन्फ्रेंस में किया। रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, खासतौर से सर्दियों में स्मोक की वजह से बढ़ जाता है। वैसे पॉपुलेशन 35% तो वैसे इन्वॉल्व है, स्मोकिंग में हमारे 45% लोग हैं। आजकल गैस नहीं आए तो घर में तेल चल रहा है, चूल्हे की जगह लकड़ी जल रही है, तो कैंसर हो रहे हैं।
कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मिर्जा सैफुल्लाह बेग ने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जहां सबसे ज्यादा टीबी के केसेस मौजूद हैं और हर 1 लाख में से 160 अफराद टीबी का शिकार हो रहे हैं। टीबी का एक मरीज 1 साल के अंदर 10 लोगों को इन्फेक्ट करता है। कोई तकरीबन 5 लाख लोग हर साल एडअप होते रहते हैं स्कूल के अंदर और ये एक ऐसी बीमारी है जो इजीली जो तशखीस हो सकती है और 6 महीने में मुकम्मल इलाज हो सकता है। सदर पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी प्रोफेसर निसार अहमद राव ने बताया कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के ज्यादा केसेस में अलामात सामने नहीं आ रही। अभी तक साइंसी बुनियादों पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस्म बहुत ज्यादा खतरनाक है। नया वेरिएंट उससे भी परेशान हो, उससे अब तक की जो डिजीज़ है वो बहुत माइल्ड किस्म की है और ये मत समझेंगे वो होगी तो आप बस मर जाएंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अब तक की जो रिपोर्टेड है उसमें उससे बहुत माइल्ड किस्म की डिजीज़ हो रही है कोविड के हवाले से। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में टीबी, नमूनिया, सोते में सांस की बीमारियां, सीने का अल्ट्रासाउंड समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माहिरीन सेहत ने गुफ्तगू की और जोर दिया कि लोग अमराज़ सीना की कई बीमारियों से थोड़ी सी एहतियात के साथ बच सकते हैं। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन और शाहिद इस्माइल के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। जनाब, आपने देख लिया कि किस तरह से हमारे माहौल में इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं और जो अब मजबूरी पे चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे फेफड़ों को मुतासिर कर रही हैं। खैर, दिसंबर है और दिसंबर बहुत से ज़ख्मों को ताज़ा करता है। 16 दिसंबर स्पेशली 1971 की जंग में शकरगढ़ के महाज पर वतन के खातिर जान कुर्बान करने वाले लांस नाइक सवार मोहम्मद शहीद को आज कौम सलाम पेश कर रही है और सवार मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 50वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत हम इन्हें पेश कर रहे हैं। शकरगढ़ के महाज पर लांस नाइक सवार मोहम्मद शहीद की निशानदही पर पाक फौज ने दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए थे। अच्छा जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। प्लीज मास्क पहने और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अभी 2 दिन है। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।